एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते, उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो, ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। चलो, कल अपन ने एक चैप्टर चालू किया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होते हैं? कमर्शियल लोन्स होते हैं जो हम लेते हैं नॉन रेसिडेंट एलिजिबल लेंडर्स, ठीक है, और एलिजिबल बोरोवर्स जो रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको दो तरीके से, दो टाइप्स में ये मिलता है, एक फॉरेन करेंसी और एक इंडियन करेंसी, ठीक है। फिर फॉर्म टाइप सबके सेम है। कुछ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हैं, वो कौन है? सबसे पहले एफएटीएफ, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन कंप्लायंट कंट्री, उसके बाद फिर मल्टीलैटरल जिसका हम मेंबर हो इंडिया, उसके बाद इंडिविजुअल एज लेंडर्स जो फॉरेन इक्विटी होल्ड करता हो, वहां की लिस्टेड वाली सिक्योरिटीज खरीद के रखा हो, उसके बाद फिर फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडीज, इसके कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। अब अपन ने मिनिमम एवरेज पीरियड जिसका कोई नहीं उसका कितना? 3 साल। बाकी वो कितने थे? 1 1 5 10 7 10, ठीक है। ये एक बार याद कर लेना। एंड लिस्ट में वो 3 लिस्ट है जिसमें नहीं कर सकते, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट, वो इक्विटी मार्केट, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट अपन ने देख लिया कि जिस दिन आपका अग्रीमेंट हुआ वो डेट, या फिर कोई भी और प्रिवेलिंग डेट विच एवर इज लेस, ठीक है। और ये इसमें आना चाहिए इफ कंसेंटेड बाय द ईसीबी लेंडर, मतलब किसकी परमिशन ले रहे हैं हम? बाहर वाले बंदे की, ठीक है। अब लिमिट एंड लेवरेज से स्टार्ट करना है। लिमिट एंड लेवरेज मतलब कितना ईसीबी आप ले सकते हो। आखिर ऐसा तो है नहीं कितने मन चाहे उतने ले सकते हो। इन्होंने बोल दिया ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज कितना? यूएस डॉलर, ये याद कर लो, 750 मिलियन तक का ही लोन हम उठा सकते हैं। और इक्विवेलेंट, लेकिन एक साल में ही कितना? एक पर फाइनेंशियल ईयर कितना बच्चे? 750 यूएस। अब यहाँ पे ऐसे लिखना है तो लिख भी लो, 750 यूएस डॉलर या यूएस डॉलर 750 मिलियन। उसके अलावा लिख देना पर ईयर, FY लिखना, फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें ऐसा कुछ लिखा है बच्चे, अंडर द ऑटोमेटिक रूट। जब भी आप बाहर से कोई भी पैसा मंगाते हो ना, तो 2 रूट में कवर हो जाता है। एक कौन सा? ऑटोमेटिक, और एक अप्रूवल। अप्रूवल में किसकी अप्रूवल? आरबीआई की, पैसे की बात है, ठीक है। अब अगर तुमको ऑटोमेटिक रूट में आना है, मतलब बिना अप्रूवल, अप्लाई किया पैसा मंगाया, अप्लाई किया पैसा मंगाया, कितनी लिमिट है? यूएस डॉलर 750 मिलियन। अप्रूवल रूट में फिर इससे ओवर एंड अबव जाओगे तो किस रूट में चले जाओगे? अप्रूवल रूट में। फिर कह रहा है, एक और वर्ड याद कर लो कि अगर आप करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेते हो, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, फ्रॉम द डायरेक्ट, किससे ले रहे हो? फॉरेन इक्विटी होल्डर। क्या हम इससे ले सकते हैं ईसीबी? हाँ, ये लेंडर है। ईसीबी लाइबिलिटी इक्विटी रेशो, आप लोगों ने डेट इक्विटी रेशो सुना है, तो वो इसी को कह रहे हैं लाइबिलिटी इक्विटी रेशो। वो कितना होना चाहिए आपका? 7:1। मतलब आपकी लिमिट कितनी हो गई? यूएस डॉलर 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऐसे याद करना पड़ेगा। लिमिट क्या हो गई? यूएस डॉलर 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट नहीं। और अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो तो आपका लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 7:1. However, this ratio will not be applicable if the outstanding amount of all the ECB, including the proposed one, is up to US dollar 5 million and its equivalent. मतलब कि ये सबसे मिनिमम हो गया बच्चे। आपने, आपकी हाईएस्ट लिमिट क्या है? 750 मिलियन। आपने अभी कितना लिया है? 5 मिलियन, या उतना ही जितना। तो आपको फिर ये 7:1 करने की जरूरत
नहीं है। क्लियर है सबको? तो जितना आपने सपोज 3 लाख लिया है और अभी 3 मिलियन लिया है, अभी 2 मिलियन और लेने वाले हो, तो ये क्या हो गया? प्रपोज्ड ईसीबी। तो भी आपका 7:1 करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है, एक और चीज याद कर लो लिमिट एंड लेवरेज में कि सबसे पहले लिमिट कितनी है? पर फाइनेंशियल अंडर ऑटोमेटिक रूट। फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो तो लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो, अगर 5 मिलियन यूएस डॉलर तक का है आपका ईसीबी, ऑल ईसीबी इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड वन, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? Further, borrowing entities will also be governed by the guidelines on debt equity ratio issued by sectorial या prudential regulator concerned. Sectorial regulator मतलब जो इसको हैंडल करता है, जो हमारा आरबीआई है। ठीक है, तो जो इसको गवर्न करता है वो वाली रेगुलेटरी की बात कर रहा है कि बाकी टाइम पे आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी। अब लिखा है इशुएंस ऑफ गारंटी। गारंटी क्या होता है? गारंटी दे देता है। ठीक है, तो एक गारंटी अग्रीमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी चीज किसी से पैसे लेते हो और बैंक उस चीज की आपको क्या दे देती है? गारंटी। अब आप पैसे कहाँ से ले रहे हो? फॉरेन से। उसको आप पे भरोसा नहीं है, उसको क्या चाहिए आपसे? गारंटी। तो वो आपके इंडियन बैंक को बोलेगा भैया तुम इसकी गारंटी ले रहे तो हम इसको फॉरेन करेंसी में ईसीबी दे रहे हैं। ठीक है, इशुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी कौन दे रहा है? बाय इंडियन बैंक्स, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज रिलेटिंग टू ईसीबी इज नॉट। तो हमारे इंडियन बैंक क्या बोलेगा? हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं है। आप पैसा ले रहे अपनी दम पे लो, और उसको भी बोल दे अपनी दम पे दो। हम किसी की गारंटी यहाँ बैठे बैठे नहीं लेंगे। हमसे तो ले नहीं रहे हो, एक तो लोन बाहर से ले रहे, तो हम इस चीज के लिए गारंटी भी नहीं देंगे। तो अपने इंडियन लॉ ने इस चीज को बैन कर दिया, इस चीज को बोला इट इज नॉट परमिटेड। इंडियन बैंक्स कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है जब भी ईसीबी उठाया जाता है। क्लियर है सबको? अब कह रहा है पार्किंग। पार्किंग क्या होती है? नॉर्मल इन जनरल गाड़ी लगाना। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल 750 मिलियन का ईसीबी उठा लिया यूएस डॉलर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है। अब इतना सारा लोन उठा लिया, जरूरी है कि एक बार में पूरा बिजनेस में लग जाएगा? कभी भी हम लोन लेते तो इकट्ठा 10 लाख का लोन ले, इकट्ठा लगा दो। थोड़ा 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 लगता है ना लोन, एक साथ कभी भी लोन नहीं लगता है। तो अब इतना सारा लोन ले लिया, अब मिल रहा था तो ले लिया, लेकिन हम उसकी क्या कर सकते हैं? पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग करना है मतलब होल्ड करके रखवाना। तो चाहे तुम इसको अब्रॉड में होल्ड करवाओ, चाहे तुम इसको इंडिया में होल्ड कराओ, उसके दो ही तरीके हैं कि इसको होल्ड कैसे कर सकते हैं। ईसीबी प्रोसीड्स, प्रोसीड मतलब ईसीबी से जो पैसा आया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो तुमने लोन ले लिया, अब तुम्हें एक अग्रीमेंट में तुमने एक एक्सचेंज रेट फाइनल कर लिया, अब उस बेस पे तुम्हारा लोन अमाउंट रेडी हो गया है, तुम्हें जब चाहिए तब तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब पार्किंग मार्क करो। एक होता है पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स अब्रॉड, और एक होता है नीचे देखो पार्किंग ऑफ ईसीबी डोमेस्टिकली, यानी इंडिया में भी लेके पार्क कर सकते हो और अब्रॉड में भी लेके पार्क कर सकते हो। दो तरीके से पार्क होता है, पहले कौन कौन सा? अब्रॉड और डोमेस्टिकली। दो चीजें याद कर लो, पार्किंग ऑफ ईसीबी कैसे कैसे होता है? अब्रॉड, डोमेस्टिकली। अब अब्रॉड में कैसे पार्क होता है, मतलब अब्रॉड में हम कहाँ इसको स्पेंड कर दें, कहाँ रखवा दें, वो चीज। ईसीबी प्रोसीड्स मींस ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशन। पेंडिंग यूटिलाइजेशन यानी अभी आपने यूज नहीं किया है, तो आप इसको फॉरेन करेंसी वाले को बाहर अब्रॉड में पार्क करके रख सकते हो। टिल यूटिलाइजेशन दीज फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। मतलब जब तक आप इसे यूज नहीं करते, आप इसे किसी ना किसी एसेट में, लिक्विड एसेट, लिक्विड मतलब जल्दी से पैसा निकाल के दे दे, उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। लिक्विड एसेट में किसी को कोई डाउट? ए, सबसे पहले डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक। जैसे कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स करती है, वैसे बैंक आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है जिसका नाम क्या है? डिपॉजिट या सर्टिफिकेट। मतलब कुछ नहीं, हमारे पास क्या करा दो, एफडी बना दो। ठीक है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट बना के दे रहा है। और ये कौन ऑफर कर रहा है आपको?
बैंक, ठीक है, नॉट लेस देन, क्रेडिट रेटिंग सुना है, क्रेडिट रेटिंग पढ़ा है अभी तक? तुम लोग सिक्योरिटी लॉ में पढ़ के रहे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। देख, हाँ वही वही वही, देखो क्या होता है, जैसे कंपनीज आईपीओ लाती है, ठीक है, तो कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग यानी कि कंपनीज जो ला रही है इक्विटी, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करो, तो ऑलवेज आप चेक करते हो कंपनी की रेटिंग, तो AAA माइनस AA BB CC, उससे उसकी क्रेडिट रेटिंग आती है, ठीक है, ये समझ आ गया? अभी किसी को कोई डाउट? तो अब ये जो बैंक हमको क्या ऑफर कर रही है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कह रहे हैं ये लोग, भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो वाले ले लो जिसकी रेटिंग AA माइनस बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच इबिका और AA3 बाय मूडीज, ये उनकी रेटिंग का नाम है। समझ आया? ये भी मैं याद करा दूंगी, तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, कह रहा है 2 रेटिंग से नीचे रेटिंग नहीं होनी चाहिए। कौन सी? पहली वाली AA माइनस बाय स्टैंडर्ड, याद कर लो, AA माइनस बाय स्टैंडर्ड, इससे नीचे की रेटिंग नहीं होती, मतलब एक स्टैंडर्ड रेटिंग होनी चाहिए, लेकिन AA माइनस बाय स्टैंडर्ड। उसके बाद एंड पुअर फिच इबिका, ठीक है, याद करो, पुअर फिच इबिका, IBCA को इबिका बोल रहे हैं अपन, ठीक है, पुअर फिच इबिका, और AA3 बाय मूडीज, AA3 बाय मूडीज, ठीक है। 3 रेटिंग पढ़ी हमने कि अगर आप बैंक के ऑफर्ड वाले सर्टिफिकेट लेते हो तो हम कह रहे हैं इससे कम की रेटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली कौन सी? AA माइनस बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच इबिका, ठीक है, ये एक हो गई, और AA3 मूडीज, याद हो गया? चलो, अब कह रहा है पहला वाला मतलब पार्किंग कहाँ हो सकती है ECB की? अब्रॉड में। बैंक ऑफर कर रहा है डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट डिपॉजिट जिसकी रेटिंग इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप क्या कर दो, ECB अपने पार्क कर दो। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड लिक्विड एसेट ट्रेजरी बिल्स, ये सुना है कहीं? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफर किया है, उसमें जाके इन्वेस्ट करके रख दो। तो ये है ट्रेजरी बिल्स एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी है? 1 ईयर। ये भी याद कर लो। पहला वाला क्या हो गया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दूसरा हो गया ट्रेजरी बिल्स जिसकी या अदर कोई मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी है? 1 ईयर, ठीक है। अब कह रहा है हैविंग मिनिमम रेटिंग एज इंडिकेटेड अबव, मतलब इसकी भी मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए? AA माइनस बाय स्टैंडर्ड, पुअर फिच इबिका, और AA3 बाय C। थर्ड है डिपॉजिट कर लो, जो हमारे बैंक है ना वहां पे सब्सिडरी बैठी हुई है उसके पास रखवा दो, यानी कि डिपॉजिट विद फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक। अभी तो सबसे इजी है कि भैया सबसे इजी मेथड क्या है, हमारी बैंक है वहां पे जाके पैसा अपना रखवा लो। मतलब तुम अब्रॉड गए, तुमने क्या लिया? ECB। अब तुम्हें इतना सारा अभी यूटिलाइज नहीं करना, तो तुम्हें उसे वहां क्या करना है? पार्क करना है, पार्क वहीं करना है। तो 3 तरीके से लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। पहला वाला क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक हैविंग नॉट लेस देन रेटिंग एंड पुअर फिच इबिका, और AA3 बाय मूडी। सेकेंड वाला कहां कर सकते हो? ट्रेजरी बिल्स और अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड। थर्ड वाला वेरी गुड, डिपॉजिट्स विद सब्सिडीज और फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। क्लियर हो गया सबको? याद हो गया? समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? ठीक, चलो। फॉरेन पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स डोमेस्टिकली। अब कहाँ पार्क कर रहे हैं हम? इंडिया में पार्क कर रहे हैं, मतलब पैसा पूरा कहाँ लेके आ गए? इंडिया में। अब हमें इसे इंडिया में रखना है। ECB प्रोसीड्स ये कौन से हैं बच्चे? रुपी एक्सपेंडिचर। ऊपर वाला फॉरेन करेंसी था, ये भी मार्क करो। छोटी छोटी चीजें ही है जिसपे जज करेगा। सजेस्टेड आंसर वाला चेकर। फॉरेन करेंसी वाला कहाँ पार्क किया? अब्रॉड में। रुपी करेंसी वाला कहाँ पार्क किया? इंडिया में। शुड बी रिपैट्रिएटेड यानी इंडिया में वापस लेके आओ immediately for credit to their rupee accountants with AD category 1 bank in India। अब क्या होता है बच्चे, अपन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराते हैं,
ठीक है, तो कोई भी एक धंधा कर सकता है क्या बैठ के कि मेरे पास डॉलर है, चलो चलो आज का रेट ये मैं दे रहा हूं, मैं डॉलर के, ऐसे नहीं होता है। आरबीआई इस पर्सन को ऑथराइज करता है, इसको हम कहते हैं ऑथराइज डीलर। क्या कहते हैं? ऑथराइज डीलर। फर्स्ट चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है फेमा, उसमें इस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑथराइज डीलर जो है वही एक बंदा है जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डील करता है, ठीक है। इसको ऑथराइज किसने किया है? आरबीआई ने। अब जैसे मेरा रोजाना अब्रॉड आना जाना है, मैं आए दिन ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, आए दिन इंडिया आती हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया से यूरोज लेके आती हूँ, तो मेरा यहाँ पे मैंने क्या खुलवा लिया है? एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया है। वो बैंक अकाउंट मैंने एडी कैटेगरी 1, एडी यानी ऑथराइज डीलर, ठीक है, उसके पास खुलवा लिया, जो मेरे फॉरेन एक्सचेंज से क्या करता है? खेलता रहता है, ठीक है। अब वो मुझे, जब मुझे फॉरेन ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ तो एडी कैटेगरी 1 वाले को बोलती हूँ अरे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं निकाल के दो, फिर वहां से लेके आती हूँ, बोलती है मेरे बैंक अकाउंट में क्या कर लो? डिपॉजिट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे, अब रियल सेक्टर सुन लो इसका, जो बच्चे इंडिया में पढ़ने आते हैं तो उनके माँ बाप उनके हाथ में नहीं देते इतने पैसे, तो एडी कैटेगरी 1 बैंक में क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं कि हमारा बच्चा बाहर से इंडिया पढ़ने आ रहा है तो वहां वहां से पैसे वो निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दे कैन यूज। तो अब कह रहा है कि अगर आप बाहर से क्या ले रहे हैं? ईसीबी ले रहे हैं, तो ये पैसा क्या है? अब्रॉड का है, तो अपने इंडियन बैंक में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक, अब ये वैरायटी है, एडी कैटेगरी 2 बैंक भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की। तो हम किस कैटेगरी में जाना है? 1 कैटेगरी, मतलब ऑथराइज डीलर के पास जाके क्या कर लेना है? डिपॉजिट कर लेना है। सबसे पहला वर्ड याद कर लो, शुड बी रीपैट्रिएटेड। क्या है? शुड बी रिपैट्रिएटेड, यानी इंडिया में वापस लेना। मतलब ईसीबी लिया ना रुपी में, चुपचाप कहाँ लेके आ जाओ? इंडिया में। इमीडिएटली कहाँ पे डिपॉजिट कर दो? एटी की कैटेगरी 1 बैंक में डिपॉजिट कर लो। दूसरा वाला कह रहा है ईसीबी बोरोवर्स आर आल्सो अलाउड टू पार्क ईसीबी प्रोसीड्स बाय टर्म डिपॉजिट। जैसे एफडी डिपॉजिट करते हैं वैसे क्या करना है आपको? टर्म डिपॉजिट। अगेन किसके पास करना है टर्म डिपॉजिट? एडी कैटेगरी 1 बैंक फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। उसका कितना महीने के लिए रखोगे? बस 12 महीने, उससे ज्यादा वो आपका पैसा नहीं रखेगा। लेकिन तो लोग क्या करते हैं, लाके 4 साल तक रख दिया और बढ़िया यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेके आयो तुरंत, 1 साल तक का टाइम है पार्क करने का। ऊपर भी बोलते हैं मेच्योरिटी पीरियड कितना? 1 ईयर। 12 मंथ्स भी क्या होता है? 1 ईयर ही तो होता है। तो 1 ईयर तक के लिए आप इंडिया में भी पार्क उसको कर सकते हो। चलो फटाफट याद करो। डोमेस्टिकली रुपी एक्सपेंडिचर है, रिपैट्रिएटेड टू इंडिया इमीडिएटली, एंड क्रेडिट विद एटी कैटेगरी 1 बैंक, एंड या फिर टर्म डिपॉजिट कर सकते हो विथ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। द टर्म डिपॉजिट शुड बी केप्ट, क्या वर्ड लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। वेरी गुड, क्लियर हो गया सबको? 2 तरीके से पार्क हो सकते हैं, अब्रॉड में और डोमेस्टिकली। अब्रॉड में पार्क करना हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक, रेटिंग होनी चाहिए। अगेन दूसरा वाला ट्रेजरी बिल्स, अदर मॉनेटरी, जिसका मेच्योरिटी पीरियड। थर्ड वाला सब्सिडी ऑफ फॉरेन ब्रांचेस में कर दो। और अगर डोमेस्टिकली आ रहे तो 2 ही चीजें हैं, एडी कैटेगरी में क्रेडिट कर दो और टर्म डिपॉजिट एडी कैटेगरी 1 बैंक। क्लियर हो गया सबको? चलो अब कह रहा है प्रोसीजर ऑफ रेजिंग ईसीबी। इसको बोलना कैसे है बाहर वाले बैंकों की, भैया हमको क्या दे दो? ईसीबी। अब सब्जी तो है नहीं कि पूछ लेगा कैसे रुपए किलो तो अपन को इस प्रोसीजर के थ्रू ईसीबी मांगना है, ठीक है। ऑल ईसीबी कैन बी रेज्ड, कौन से रूट में आएगा और इसकी लिमिट क्या है? Very good. If they conform to the parameters prescribed under this framework. Parameters मतलब जो भी rules and regulations जो अपन ने देखा, minimum maturity period. अब पहला वाला किसको बोल दिया? Automatic route. अब दूसरा वाला कौन सा रूट है? For approval route cases, the borrowers में approach किसको approach करेगा? RBI को with an application the prescribed format for examination. इसको examine कौन करेगा? एडी कैटेगरी 1 बैंक, वो आरबीआई का चेला ही होता है, ठीक है। तो जो भी काम आता है उसके थ्रू ही होगा। तो अब जैसे मैंने एप्लीकेशन भरी कि मुझे 750 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा ईसीबी चाहिए, तो मैं अप्रूवल रूट में आ गई। अप्रूवल रूट के लिए मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन मेरी पहली किसने की?
नहीं, एडी कैटेगरी 1 बैंक ने एग्जामिन किया और फाइनल आरबीआई ने की, ठीक है। अब ईसीबी प्रपोजल रिसीव्ड इन रिजर्व बैंक अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट would be placed before empowered committee set up by RBI। अब जब तुम्हारा कोई प्रपोजल है कि मुझे क्या चाहिए और थ्रेशोल्ड लिमिट 750 मिलियन था, उससे ज्यादा चाहिए, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। क्या बनाई है? एम्पावर्ड कमेटी, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल कमेटी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके कमेटी फॉर्म हुई है। उनको बिठा के पूछेगा क्या इसके बिजनेस में इतना ज्यादा इसको ईसीबी हमको दिलाना चाहिए कि नहीं। क्लियर है सबको? तो पहला हो गया ऑटोमेटिक, दूसरा वाला हो गया अप्रूवल। अप्रूवल रूट के बाद जो आपका प्रपोजल है वो किसके पास जाएगा? एम्पावर्ड कमेटी के पास। चौथा, एम्पावर्ड कमेटी विल हैव एन एक्सटर्नल एंड एज वेल एज इंटरनल मेंबर्स, जो मैंने बोल दिया। विल टेक, क्या लेंगे इन लोग? फाइनल डिसीजन आफ्टर रिकमेंडेशंस, जो भी एम्पावर्ड कमेटी से आएगा। द एंटिटीज डिजायर टू ईसीबी अंडर ऑटोमेटिक रूट में अप्रोच ऑन एन एडी कैटेगरी 1 विद देयर प्रपोजल अलोंग विद ड्यूली फाइल्ड। एक आपको फॉर्म ईसीबी भरना है। कौन सा फॉर्म भरना है और किसको बोलना है? 750 मिलियन से कम है, एडी कैटेगरी 1 बैंक को बोल दो हमको क्या मंगा दो? ईसीबी मंगा दो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब अगर पूछा जाए प्रोसीजर, तो सबसे पहले वाला आ गया ऑटोमेटिक रूट, दूसरा वाला आ गया अप्रूवल। अप्रूवल रूट के लिए किसके पास जाओ? आरबीआई। आरबीआई किसके पास जाएगा? एम्पावर्ड कमेटी। एम्पावर्ड कमेटी क्या करेगी? इंटरनल एक्सटर्नल मेंबर को बिठाएगी और फाइनल डिसीजन लेगी। और लास्ट बोल दिया, अगर आप नॉर्मल रूट से, ऑटोमेटिक रूट से किसके पास चले जाओ? एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास चले जाओ। अब कह रहा है whose responsibility is to ensure compliance with ECB guidelines? The primary responsibility for ensuring that the borrowing is in compliance with the applicable ECB guidelines is that borrower concerned। ठीक है मतलब कि जो पर्सन पैसे दे रहा है और जो पर्सन पैसे ले रहा है उसको सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स which bypass circumstances ECB guidelines in the manner or raising, इतना मार्क करो। बोरोवर्स कंसर्न सारे कंप्लायंस करेंगे। बोरोवर्स कौन? इंडियन पीपल। और अगर कोई भी डिस्कसिंग बोरोइंग की या फिर ऐसी कोई जो परमिटेड नहीं है, तो उसके लिए आप खुद ही फेमा के अंडर अपने ऊपर पीनल एक्शंस इनवाइट कर रहे हो। तो कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कंप्लायंस? बोरोवर्स। ठीक है भैया, इंडियन लॉ है ना, हमको ही फॉलो करना पड़ेगा। अब एक और टॉपिक है बच्चे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब क्या है? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब इसमें कह रहा है कि आप अगर ईसीबी ले रहे हो ना, तो हमको टाइम टू टाइम क्या दे दो? रिपोर्ट दे दो। हमको आपसे क्या चाहिए? रिटर्न फाइल होनी चाहिए। जैसे जीएसटी रिटर्न पढ़ रहे हो ना, आईटीआर पता है ना, वैसे अगर ईसीबी लेते हो तो क्या करना पड़ेगा? एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब कह रहा है सबसे पहले लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने ईसीबी लिया तो आपको एक LRN नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे जीएसटी इन पढ़ा होगा आपने, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे आपको LRN नंबर मिल जाएगा। एनी ड्रॉ डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसी वाज हैपन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग LRN नंबर। ये किससे मिलेगा आपको? आरबीआई से। ठीक है, टू ऑब्टेन LRN बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, क्या फॉर्म कौन सा सबमिट करना पड़ेगा? फॉर्म ईसीबी सबमिट करो, कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। डुप्लीकेट किसको सबमिट करोगे ईसीबी फॉर्म? एडी कैटेगरी 1 बैंक में। और फिर ये कॉपी फॉरवर्ड करेगा डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिवीजन को, जो बैंड्रा खुलरा में है मुंबई में। कॉपीज ऑफ द लोन अग्रीमेंट फॉर रेजिंग ईसीबी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू आरबीआई। तो आपका जो अग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपने एक्सचेंज रेट वगैरह लिखा है वो हमको नहीं चाहिए, हमको बस आपसे क्या चाहिए? फॉर्म ईसीबी। आरबीआई को सिर्फ वो चाहिए। एडी कैटेगरी बैंक सब मांगता है, वो सब वेरीफाई और एग्जामिन करता है। जब ये सारा हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? LRN नंबर। ठीक है, LRN नंबर जैसे ही मिलता है तो आपको कई बार ना वो लोग कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे ईसीबी में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो, वो मॉडिफिकेशन तो उनको करने पड़ते हैं। कभी कभी आपको खुद को लगता है कि अब मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करनी है? चेंज करनी है। मतलब आप अभी कुछ इंटरेस्ट पे ले रहे होगा, अब इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो चेंजेस इन ईसीबी पैरामीटर्स इन कंसर्न विद द ईसीबी नॉर्म्स इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड रीपेमेंट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। मतलब कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट का या लोन अमाउंट का कम
कम हो रहा है आपका बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, तो आप इसको रिपोर्ट करोगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। कितने दिन में रिपोर्ट करोगे? एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, फिर भी दिया नॉट लेटर देन 7 डेज, जब से आपके बीच में चेंजेस हुए हैं। तो आपकी हर बात हमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर चाहिए। कितने दिन में? नॉट लेटर देन 7 डेज। अब कह रहे हैं हमको आपसे क्या चाहिए? मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। अब जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो फॉर्म ईसीबी 2 में रिटर्न फाइल करते हो। किस फॉर्म में? फॉर्म ईसीबी 2। नॉर्मल फॉर्म ईसीबी में एप्लीकेशन है, रिटर्न किस में? फॉर्म ईसीबी 2 में। थ्रू एडी कैटेगरी 1 बैंक ऑन मंथली बेसिस रीच डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट? स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये भी कितने दिन में भरना है? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ विच इट relates. Changes of any ECB parameter should be incorporated in form ECB to return. क्लियर हो रहा है सबको? पहला LRA नंबर मिल गया, चेंजेस है तो भैया बता दो 7 दिन के अंदर, और मंथली रिटर्न चाहिए हर एक्चुअल ट्रांजैक्शन की ECB 2 में। अब कह रहा है लेट सबमिशन फी और डिले इन रिपोर्टिंग। अब सिंपल है बच्चे, ये लोग क्या करते हैं, इनको मजा नहीं आता अगर लेट वेट रिपोर्टिंग करे। लेट कर रहा है तो चलो हमने लेट फी लगा दी, कर ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो इन लोग ना बहुत सारे कॉल्स करते हैं, ईमेल्स पहुंचाते हैं, रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो भी वो बंदा नहीं मिल रहा, तो उसको डिक्लेयर करा देते हैं अनट्रेसेबल एंटिटी। क्या डिक्लेयर करा देते हैं? और उसको बोलते हैं जिंदगी में अब ईसीबी मांगने मत आना। ठीक है, क्या बोल देते हैं? जब धोखा मिलता है तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इन लोगों को भी धोखा मिल गया है कि हम बढ़िया बोल रहे थे कि मंथली रिटर्न करेगा, 2 महीने किया, बाकी के 3 महीने गायब। तो अब हमने उसको क्या बोलते हैं? जिंदगी में अब कभी ईसीबी मांग, जैसे शक्ल मत दिखाना बोलते हैं ना, वेदांत को याद आ गया, किसी ने बोला होगा। चलो, लेट सबमिशन फी फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, नाम से ही समझ आ रहा है अगर आपने रिपोर्टिंग में डिले की तो आपको क्या लग रही है बच्चे? लेट फी। तो यहां बस मार्क कर लो, लेट फी, लेट सबमिशन फीस लगेगी। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर अनट्रेसेबल। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यही है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हम बहुत कोशिश करते हैं आपको ढूंढने की, नहीं मिलते हो तो क्या डिक्लेयर कर देते हैं? अनट्रेसेबल। और जब अगर आप अनट्रेसेबल एंटिटीज में आ गए तो आपको क्या बोलते थे? जिंदगी में कभी अब ईसीबी मांगने मत आना। ठीक है, द फॉलोइंग एसओपी टू बी फॉलोड बाय डेजिग्नेटेड AD1 कैटेगरी इन केस ऑफ अनट्रेसेबल हु आर फाउंड टू बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रिपोर्टिंग प्रोविजंस फॉर फेलिंग to submit the prescribed return either physically or electronically. अब any borrower will be treated as untraceable अगर entity, auditor, director or promoter are not reachable, not responsive or reply in negative over email, letter, phone for a period of not less than 2 quarters with documented communication reminder numbering 6 or more, then it fulfills both the following condition. हमने बहुत कोशिश की उनसे, उनको ढूंढने की, कॉल करने की, ईमेल करने की, पर वो अनरिस्पॉन्सिव ही रह गए। पहला पॉइंट क्या है अनुष्का पढ़ना? कुल मिला के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या हुआ? हमको कोई मिला ही नहीं। मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या एलएलपी का या पार्टनरशिप का जो भी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस बताया, वहां पे कोई आदमी हमको नहीं मिला। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? 2 साल से हमको ऑडिटर सर्टिफिकेट भी आपसे नहीं मिला है, तो हमने आपको क्या डिक्लेयर कर दिया? अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल कब डिक्लेयर करते हैं? जब पहली चीज, जब आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, आपने कहीं पे रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, और 2 बातें हम ध्यान में रखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस में भी कोई नहीं मिला और 2 साल से हमको आपसे क्या नहीं मिला है? ऑडिटर सर। हमने आपको क्या डिक्लेयर कर दिया? अनट्रेसेबल एंटिटी। इस पूरे इसमें ये अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करो कि इसका अलग क्वेश्चन ना दे दे बना के, तो यहां से लेकर यहां तक लिखना पड़ेगा। कहाँ मार्क करो इंपॉर्टेंट। इस नींद में बेचारी, आजा यहाँ बैठ के पढ़, यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है। चलो,
नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से एक्शन लेते हैं हम अनट्रेसेबल एंटिटी के। सबसे पहले रिवाइज फॉर्म ईसीबी इफ रिक्वायर्ड, एंड लास्ट जो ईसीबी 2 फॉर्म आया होगा आपसे विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी, और उसको हम क्या नाम दे देंगे, अनट्रेसेबल एंटिटी। तो हम उसके बदले ही फॉर्म फाइल कर देंगे और वहां पे बोल्ड में लिख देंगे क्या है ये, अनट्रेसेबल, रिटन इन बोल्ड, टॉप पे लिख देंगे कि इनके साइड से कुछ पता ही नहीं है ईसीबी का क्या सीन है, आउटस्टैंडिंग हो गया है, और इनको हमने क्या नाम दे दिया, अनट्रेसेबल। नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन बाय द एंटिटी शुड बी एग्जामिन्ड और प्रोसेस विद ईडी। अब हम उसकी कभी भी ईसीबी की एप्लीकेशन नहीं लेंगे। वही मैंने आपको बोल दिया, दोबारा ईसीबी मांगने मत आना। ईडी याद है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो इनके क्या लग जाएगा, पीछे लग जाएगा कि ये है कौन जो बाहर से पैसा मंगा के गायब हो गए हैं। नो इनवर्ड रेमिटेंस, उनको बाहर वालों को भी बोल देंगे इनको कोई भी लोन देने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अगर आप अनट्रेसेबल एंटिटी डिक्लेयर हो रहे हो तो सबसे पहले हम आपके बदले फॉर्म फाइल करेंगे, बोल्ड में टॉप में लिख देंगे क्या। दूसरी बात क्या कर देंगे, आपसे कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लेंगे। तीसरी बात, ईडी को आपके पीछे लगा देंगे। चौथी बात, बाहर से कोई भी रेमिटेंस अलाउड नहीं करेंगे। अब कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, तो इंक्लूडिंग दोज जो मेच्योर हो गए पर अभी तक क्या है, अनपेड। मेच्योर हो गए मतलब उनके 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल खत्म हो गए, लेकिन अब हमने उनको क्या परमिट कर दिया, आप क्या कर लो, हमसे इक्विटी ले लो। अगर हम कंपनी है तो हमने आपसे क्या लिया था, ईसीबी। आप एक काम करो, आपके पैसे से हमने इतना पैसा कमाया, हमारी कंपनी की क्या ले लो, इक्विटी। और बच्चे सुनने में बहुत इजी लगता होगा, ऐसा लगता होगा इतना भारी, लोन और इक्विटी। इक्विटी इज मोर बेटर देन लोन, मतलब वो हमेशा के लिए ओनरशिप ले ले रहे हैं किसमें, आपकी कंपनी में। ठीक है, इतना इजीली डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए इक्विटी, पर ये लोग करने तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, इशिका पढ़ना क्या लिखा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, चाहे ऑटोमेटिक रूट से आ रहे हो चाहे अप्रूवल, आपको एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज कि अगर आप इक्विटी दे रहे हो तो आपको क्या फॉलो करवाना है, एफडीआई पॉलिसी, चाहे अप्रूवल रूट से आ रहे हो चाहे ऑटोमेटिक रूट से। जैसे ईसीबी के 2 रूट है, बाहर लोन लेने के ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल, वैसे इंडिया में एफडीआई आपको भेजने के लिए 2 रूट है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल। किसी भी रूट में आ रहे हो क्या फॉलो करना है, एफडीआई पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2, ख्वाहिश पढ़ना। अब एफडीआई पॉलिसी में क्या मेंशन है बच्चे, अपन पढ़ेंगे जब एफडीआई एक्ट, उन्होंने एक सेक्टोरियल कैप बता दिया। मतलब कि जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथिंग इंडस्ट्री है तो वो कह रहे हैं 70% का ही एफडीआई आप कर सकते हो, मतलब फुल 100% नहीं कर सकते, कहीं कहीं 45%, कहीं कहीं सिर्फ 10% है। तो वो बोल रहे हैं उसका ब्रीच मत करना, पहली चीज, मतलब जैसा एफडीआई पॉलिसी में कैप दी हुई है उसको आप फॉलो करना। दूसरा वो कह रहा है कि अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो किसकी कंसेंट ले लो, लेंडर की कंसेंट। मतलब अपने मन से यहाँ बैठे बैठे कन्वर्ट करके मत उसको बोलो भैया इक्विटी ले जाओ, नहीं, उसकी क्या ले लो, कंसेंट। भैया तूने मुझे लोन दिया तो तेरे को इक्विटी चलेगी क्या, वो हाँ बोलेगा तो ही ये करना। तो सबसे पहली चीज, कन्वर्जन विच शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट, विदाउट कोई उससे एडिशनल कॉस्ट नहीं लोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उससे लोन लिया था, अब उसको क्या दे रहे हो, इक्विटी, तो उससे कोई कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और बोल दिया किसी भी तरीके से कॉन्ट्रवेंशन या ब्रीच ऑफ सेक्टोरियल कैप नहीं होना चाहिए। सेक्टोरियल कैप किसका, एफडीआई पॉलिसी का। क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट कह रहा है और आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस भी कंप्लाई करनी पड़ेंगी। पहले बोल दिया एफडीआई पॉलिसी कर लो, दूसरा बोल दिया लेंडर की कंसेंट ले लो, तीसरा बोल दिया हमें कौन सी गाइडलाइन फॉलो करवा दो, प्राइसिंग गाइडलाइन। अब विकल्प पढ़ना, फोर्थ पॉइंट,
5 मिनट लगेगा, 1 मिनट। हाँ प्रिंकी दी, अब बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, 2 पेजेस लेफ्ट है। अभिषेक आता है तो बोलना ना 5 मिनट रुक जाए, ये इतना ही बचा है बस, ये एक ही पेज बचा है। हाँ तो आप 5 मिनट रुक जाओगे ना, खत्म होने वाला है चैप्टर। हाँ। हम्म। नहीं बोली, यहाँ के बाद तुम कंटिन्यू कर लेना, वी कैन हियर एवरीथिंग। हाँ अच्छा मैं बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। देखो बच्चे क्या कह रहा है कि तुम्हें प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करना है, लेंडर की कंसेंट लेना है, एफडीआई पॉलिसी पॉलिसी फॉलो करना है। चौथी वाली चीज कह रहा है तुम्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप रिपोर्टिंग चाहे पार्शियल कन्वर्जन कर रहे हो, चाहे फुल कन्वर्जन कर रहे हो, या फिर फेजेस में कर रहे हो। ठीक है, 3 टाइप का कन्वर्जन होता है। मतलब अगर मैंने $750 मिलियन लिया है तो मैं क्या कर रही हूँ, 500 वाले को अभी क्या कर रही हूँ, इक्विटी में कर रही हूँ, बाकी अपन ईसीबी खेल लेंगे। समझ आ रहा है? तो दिस विल बी पार्शियल करना, या फिर मैं पूरे के पूरे 750 बिलियन क्या कर रही हूँ, मिलियन इक्विटी में कन्वर्ट, तो फुल कन्वर्जन हो गया। और लास्ट वाला हो गया फेजेस, कि अभी थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। ठीक है, अब जब पार्शियल कन्वर्जन होता है तो आपको फॉर्म कौन सा भरना है? ठीक है, आप नहीं, रिपोर्टिंग होती है फॉर्म एफसीजीपीआर, और आपको फॉर्म भरना है कौन सा, ईसीबी टू रिटर्न। ठीक है, अब वो कह रहा है जब भी ये रिटर्न फाइल कर दोगे ना, उसमें एक रिमार्क लिख देना, ईसीबी पार्शली कन्वर्टेड टू इक्विटी, बस इतना याद कर लो। हर मंथ में आपको रिपोर्टिंग करनी है। मंथली रिपोर्टिंग कौन सी आपकी, ईसीबी टू। मंथली रिपोर्टिंग कौन सी, अभी ये बच्चे ऊपर पढ़ा ना सबसे पहले कि तेरे को हर ट्रांजैक्शन की क्या करनी है, मंथली रिपोर्टिंग। हर ट्रांजैक्शन की मंथली रिपोर्टिंग में कौन से फॉर्म में होगी, ईसीबी टू में। ये जो रिपोर्टिंग इसकी है कि तुम कन्वर्ट कर रहे हो, ये थ्रू होगी किसके, एफसीजीपीआर। और तेरे को एक मंथली रिपोर्टिंग करनी है, वो किस में करनी है, फॉर्म ईसीबी टू रिटर्न। और उसमें एक रिमार्क लिखना है, क्या रिमार्क, ईसीबी पार्शली कन्वर्टेड, बस इतना याद कर लो। अगर पार्शली कन्वर्ट होता है तो एफसीजीपीआर में रिपोर्टिंग करनी है, और एक मंथली रिटर्न देनी है किसमें, फॉर्म ईसीबी टू रिटर्न में। और रिमार्क लिखना है क्या, बस। दूसरा वाला देखो, अगेन फुल कन्वर्जन किसमें रिपोर्ट करना है, एफसीजीपीआर। फिर से मंथली रिटर्न देनी है किसमें, ईसीबी टू रिटर्न। ईसीबी टू रिटर्न में रिमार्क क्या देना है, अब ईसीबी फुली कन्वर्टेड टू इक्विटी। ठीक है, अब फेजेस में कर रहे हो तो किस में रिपोर्टिंग करनी है, एफसीजीपीआर। अगेन मंथली रिटर्न किस में, और उसमें लिख दिया वो भी आप फेजेस में कर देना। मतलब 2 ही रिमार्क हैं, पार्शियल और फुल। ठीक है, इससे इजी चैप्टर मुझे नहीं लगता लोग भागते हैं ईसीबी से, लेकिन इट्स द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। नेक्स्ट देखो, इफ द बोरोवर कंसर्न हैज अवेल्ड अदर क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब भैया तूने और भी क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी, किससे, हमारे इंडियन बैंक से, इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस और जो सब्सिडरीज है कहाँ पे, अब्रॉड में इंडियन बैंक की, उनको बोला भैया एप्लीकेबल प्रोडिशनल गाइडलाइंस जो आपको इश्यू की है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, इंक्लूडिंग गाइडलाइंस ऑफ ऑन रिस्ट्रिक्शन कंप्लाइड विद, मतलब कि पहले बोल दिया एफडीआई पॉलिसी करो, फिर बोला लेंडर्स की कंसेंट लो और सेक्टोरियल कैप के अंदर लो, फिर बोला प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करो, फिर बोला कि कन्वर्जन कर रहे हो तो ये चीजें, ये 3-4 चीजें हमको रिमार्क दे दो। फिर बोल दिया अगर तुमने इंडियन बैंक से भी लोन ले रखा है और इंडियन बैंक की जो सब्सिडी और फॉरेन ब्रांच है जो अब्रॉड में उससे भी लोन ले रखा है, तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक की भी गाइडलाइंस क्या कर लो, फॉलो कर लो। समझ आ रहा है? पहली वाली कौन सी फॉलो कर लो, दूसरी वाली में किसकी कंसेंट, लैंडर कंसेंट, और एक और चीज फॉलो करनी है, सेक्टोरियल कैप। थर्ड वाला प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो कर लो। चौथा वाला कन्वर्जन में 2 रिमार्क दे दो और फेजेस में दे दो। पांचवा कौन सी गाइडलाइन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, ये फॉलो कर लो। उसके बाद कह रहा है और सुनो, अदर लेंडर से भी कंसेंट ले लो एक बार जरा, कि तुम इसके लोन को क्या कर रहे हैं, ईसीबी कर रहा है। इफ any to the same borrowers available or at least information regarding the conversion is exchanged with other lenders, या तो कंसेंट ले लो या उनको बता जरूर दो। मतलब मैंने अब्रॉड गई, 2-3 बैंक से क्या ले लिया, ईसीबी ले लिया, एक बैंक को कह रही हूँ कि तू अपना ईसीबी क्या करवा ले,
इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाकी बैंक्स को इन्फॉर्म कर दो कि तुम इसका ईसीबी क्या कर रहे हो, इक्विटी में कन्वर्ट करो। समझ आ रहा है? या तो उनसे कंसेंट ले लो या तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। अगर एप्लीकेबल है तो कंसेंट ले लो, नहीं तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि मैं इस लेंडर की क्या कर रही हूँ, कन्वर्जन कर रही हूँ। क्लियर है? लास्ट वाला, फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबीज ड्यूज इनटू इक्विटी एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे? या तो अग्रीमेंट वाला और एनी लेसर रेट, जो भी आप म्यूचुअल अग्रीमेंट से कंसर्न करो, अग्रीमेंट की डेट वाला या एनी जो भी आप कंसेंट से फाइनलाइज करो। समझ आया? तो जब कन्वर्जन हो रहा है तो भी एक्सचेंज रेट का एक पॉइंट है। समझ आ रहा है? कन्वर्जन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहला वाली कौन सी फॉलो करनी है हमको गाइडलाइंस? एफडीआई पॉलिसी। दूसरी वाली लैंडर कंसेंट एंड सेक्टोरियल कैप। थर्ड वाला प्राइसिंग गाइडलाइन। चौथा कन्वर्जन फुली पार्शियल ऑफ फेजेस। पांचवा डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। उसके बाद अदर लेंडर्स की कंसर्न या इन्फॉर्म देम। और लास्ट वेरी गुड कि एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है। क्लियर है? सबको याद हो गया? चलो अब कह रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोल दिया कि भैया तुम्हारे लिए मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना है? 3 साल। और मैक्सिमम ईसीबी, द ओवर सीलिंग ऑफ सच ईसीबी कितना है? $10 बिलियन और इक्विवेलेंट। कुछ भी नहीं लिखा है, बस बोल दिया तुम्हारे लिए मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स और लिमिट कितनी दे दी इनको? $10 मिलियन। किसको बोल दिया? हाँ बिलियन, बिलियन ऊपर वाले में मिलियन है। ठीक है, ये दो चीजें मार्क कर लो, 3 साल और $10 बिलियन। अब कह रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो गई। अब कह रहा है क्या? स्टार्टअप्स के लिए बता दो। अब स्टार्टअप्स के लिए परमिशन किसने दे दी? ऑब्वियसली आरबीआई ने, लेकिन किसके पास जाना है? एडी कैटेगरी 1 बैंक को परमिशन है कि भैया प्लीज स्टार्टअप्स को भी क्या दे दो? अब ईसीबी दे दो। ठीक है, अब स्टार्टअप को भी ईसीबी किस रूट में मिलेगा? ऑटोमेटिक रूट में। उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि सबसे पहले आप स्टार्टअप का रिकग्निशन ले लो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिस दिन तुम ईसीबी रेस कर रहे हो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? स्टार्टअप रिकग्निशन, मतलब स्टार्टअप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे? सीजी से। इनको मेच्योरिटी पीरियड कितना? जिसका कोई नहीं, इनका भी 3 साल। उसके बाद इनके लिए रिकग्नाइज लेंडर देखो अपने लिए कौन था? एफएटीएफ, वो लिखा हुआ है। और हाउएवर फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडीज भी दिया हुआ है। और बोला है हाँ, ओडीआई क्या होता है बच्चे? अरे यार मुझे हिंदी में बता दो ओडीआई क्या है। बाहर क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हिंदी में, समुद्र के पार जाके इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं हिंदी। ठीक है, 7 समुंदर पार क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे आ गए। जब हम, वो कह रहा है कि जिधर तुमने पैसा लगाया है, तो अच्छा यार इससे हिंदी एक याद आ गया। तुम्हारे ऐसा होता है कि जिधर लड़की शादी के लिए देते हो उधर से लड़की लेते नहीं है? मतलब जिधर पे मैंने शादी की है अब वहां पे मतलब गौरव की कोई कजन सिस्टर्स होंगी तो वो मेरे घर जाके नहीं रहेंगी। ऐसा होता है क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं, तुम्हारे यहाँ अपने यहाँ होता है। सो जिधर से इन्वेस्टमेंट किया है उधर से लोन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आया? जिधर से ईसीबी लिया है, हाँ जिधर से लोन लिया है उधर से इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो जिधर इन्वेस्टमेंट किया है उधर से लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टअप्स को बोल दिया कि अगर एनी विच वे आपका कोई ओडीआई वहां पे है, वहां से ईसीबी लोगे तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अपना ही पैसा लगा के अपना ही लोन ले रहे हैं तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद फॉर्म borrowing can be in form of loan, non-convertible और optionally convertible और partially convertible प्रेफरेंस शेयर्स। तो अपन ने तो बहुत सारे फॉर्म पढ़े ना कि लोन फॉर्म ले लो, डिबेंचर्स ले लो, एफसीसीबीज, एफसी बॉन्ड्स ले लो। इन्होंने बता दिया कि लोन फॉर्म में ले लो या नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल या फिर पार्शली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्टअप्स क्या ले सकते हैं? ओनली प्रेफरेंस शेयर्स प्लस लोन, दो ही चीजें। अब करेंसी इनके लिए बोल दिया फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या इंडियन रुपी, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लोगे तो भी चलेगा। मतलब फॉरेन करेंसी में ले लो या फिर इंडियन करेंसी, या दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद अमाउंट, इनके लिए अमाउंट लिमिट क्या है?
3 मिलियन। ऑयल वाले के लिए कितना है? 10 बिलियन। मैक्सिमम अपने लिए कितना है? और रेशो कितना है? ठीक है, स्टार्टअप, हाँ, स्टार्टअप को बोल दिया भैया तुम छोटा ही अमाउंट ले सकते हो, वो है कितना? 3 मिलियन। अच्छा, रेशो किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये तो बोला ही नहीं मैंने। रेशो, अरे यार, US$ 5 मिलियन वालों से कम को, टू स्लो। अब इसको भी चाहे फॉरेन में ले लो 3 मिलियन को, चाहे इंडियन रुपी में, या कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ऑल इन कॉस्ट, आपका सब कुछ म्यूचुअली अग्रीड, जो भी बोरोवर लेंडर में हो उसको ऑल इन कॉस्ट में कवर कर लो। जो सीलिंग बता रही थी ना खर्चा, वो आपस में डिस्कस कर लो, अग्रीमेंट में जो आया वो फाइनल। एंड यूज, किसके यूज में करोगे? बिजनेस में। एक्सपेंडिचर कहाँ लगाओगे? बिजनेस ऑफ द बोरोवर। तो नेगेटिव लिस्ट में क्या था? वेरी गुड, रियल एस्टेट। हाँ, तीन वाले थे। तो कह रहा है कि इसकी मेन लिस्ट, मेन पर्पस क्या है? बिजनेस। अब कह रहा है कन्वर्जन, हाँ फ्रीली परमिटेड है इनको भी, एज पर रेगुलेशंस कन्वर्जन भी आप इक्विटी में, मतलब जो टॉपिक अपन ने पढ़े ना बच्चे, वो एक साथ हेडिंग में दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिक्योरिटी। अब चॉइस ऑफ सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द लेंडर इज लेफ्ट टू द बोरोइंग एंटिटी। मतलब तुम अगर लोन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे रखोगे ना, कोलेटरल सिक्योरिटी, मॉर्टगेज चार्ज क्रिएट करोगे, तो वो डायरेक्टली किसकी चॉइस है? बोरोवर की, उसको जो सिक्योरिटी में रखना है वो रख सकता है। हेजिंग, हेजिंग क्या होता है? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करना। ये गिरवी किसने बोला? मैं, रिस्क मैनेज करना। हेजिंग में क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं म्यूचुअल फंड हेज फंड जैसे लगाओ, कि हर जगह लगा दो कि कोई ना कोई अपना रिस्क फैक्टर कवर कर ले। इसमें भी बोल दिया ECB लेते हो तो आपको क्या करनी चाहिए? हेजिंग करनी चाहिए। जय श्री पढ़ना। अब रुक जा, लेंडर जो लोन दे रहा है, ठीक है, उसको बोला तू कौन से अभी लोन दे रहा है? बोला इंडियन रुपी में दे रहा हूं। तो उसको बोला भैया इंडियन रुपी में दे रहा है तो एक काम कर, इनके AD कैटेगरी 1 वाले से बात कर ले कि किस प्रोडक्ट फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टअप है, पता नहीं तेरा पैसा रखेंगे कि डुबा देंगे, मालूम नहीं। तो उसको बोल दिया अगर तुम इंडियन रुपीज में दे रहे हो तो AD कैटेगरी 1 वाले से बात करके दे दो, वो जो प्रोडक्ट्स बोले उसमें कर दो। नेक्स्ट पढ़ना। बैक टू बैक बेसिस। अब वो यहाँ तो जो हमारे बैंक्स, इंडियन बैंक्स की ब्रांचेस है उनसे बात कर ले, या उनकी जो ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे हैं इंडिया में, उनसे बैक टू बैक बात कर ले कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट इनको देना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, जो लेंडर है उसको क्या करना पड़ेगा? हेजिंग करनी पड़ेगी। हेजिंग मतलब उसको अपना रिस्क एरिया कवर करना पड़ेगा। पहला रिस्क एरिया वो कवर कैसे कर सकता है? AD कैटेगरी बैंक से। दूसरा वो बात कर सकता है वहीं पे जो इंडियन के फॉरेन ब्रांचेस, इंडियन बैंक्स के वहां पे जो ब्रांचेस हैं और जो फॉरेन के ब्रांचेस इंडिया में, दोनों बैंक से बैक टू बैक बात करके रख सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेजिंग। टू मैनेज अ पोटेंशियल रिस्क। अब वो कह रहा है भैया स्टार्टअप तुम भी नेचुरल हेज करके रखो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो अपने अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप कर लो कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी रिस्क होगा, क्योंकि तुम ECB रेस कर रहे हैं, पता नहीं उनके पैसे दे नहीं पाए तो तुम डूब जाओगे। तो अपने अंदर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या करो? फ्रेम करके रखो। क्लियर है सबको? इसमें अपन ने पहला पॉइंट देखा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? CG से स्टार्टअप सर्टिफिकेट ले लो। मेच्योरिटी कितनी है? 3 साल। रेंडर से कौन कौन हो सकता है? FATF और ब्रांचेस, ठीक है। फॉर्म क्या है आपका? प्रेफरेंसेस और लोन्स। उसके बाद करेंसी, फॉरेन करेंसी भी चलेगी और इंडियन भी है, कॉम्बिनेशन भी। उसके बाद अमाउंट कितना है? ऑल इन कॉस्ट म्यूचुअली अग्रीड। उसके बाद एंड यूजेस, वेरी गुड। कन्वर्जन, हाँ अलाउड है आपको, फ्रीली परमिटेड। सिक्योरिटी जो बोरो डिसाइड करेगा उसकी चॉइस पे,
ठीक है। हेजिंग, दोनों को हेजिंग करनी है, या तो कैटेगरी बैंक से बात कर लो कौन सा प्रोडक्ट, या दोनों ब्रांचेस से बैक टू बैक बात कर लो। कन्वर्जन रेट बोल दिया, विल बी मार्केट रेट एज ऑन द अग्रीमेंट, कोई प्रिवेलिंग डेट और ये सब नहीं, कौन सा। बाकी बोल दिया, बाकी सारे प्रोविजन जैसे पार्किंग, रिपोर्टिंग, एडी की पावर्स, इन्वेस्टिगेशन, कन्वर्जन एज इंक्लूडेड इन ईसीबी फ्रेमवर्क, जो ऊपर पड़ा वही सब किसको एप्लीकेबल है, स्टार्टअप को, ठीक है। फिर बोरोइंग एंटिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि अगर सारी एंटिटीज अगेंस्ट विच इन्वेस्टिगेशन, एजुकेशन, अपील बाय लॉ, एनफोर्सिंग एजेंसीज फॉर वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ फेमा इज पेंडिंग मे रेज ईसीबी एज पर एप्लीकेबल लॉज। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, आपके अगेंस्ट पेंडिंग चल रहा है, अभी आया नहीं है कि तुमने कोई कांड किया, वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इफ दे आर अदरवाइज एलिजिबल नॉट विथ स्टैंडिंग द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन एजुकेशन विदाउट प्रिजुडिस द आउटकम ऑफ सच, अलाउड है तो क्या करो, पेंडिंग है फिर भी क्या कर सकते हो, लोन उठा सकते हो। अगर आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो भी आप क्या ले सकते हो, ईसीबी ले सकते हो, अगर आपको अलाउड है तो। उसके बाद कह दिया द बोरिंग एंटिटी शैल इन्फॉर्म अबाउट द पेंडेंस, हमको बाहर लेकिन ईसीबी वालों को बताना पड़ेगा कि हम आपसे ईसीबी ले रहे हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं हमारे अंडर क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। हाँ, इस एक्ट लॉ अलाउ कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज की लेकिन ईसीबी जिससे ले रहे हो उसको इन्फॉर्म कर दो हमारे ऊपर क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद उसको डिसाइड करने दो उसको आपको ईसीबी देना है कि नहीं देना। क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर हो गया है, एक दिन में कवर किया जा सकता है, आज आप पढ़ लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि याद है आपको अभी चीजें।